हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेले कैसे, मेरी सहयोगी कहाँ है? तो आपको बता दूं कि मेरी सहयोगी को मैं भी ढूंढ रही हूँ। दौड़ते हुए कुछ ज्यादा दूर निकल गई है, थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेगी। लेकिन खबरों को तब तक मैं आपको बताऊंगी, खबरों से आपको अपडेट करूंगी। और जाहिर सी बात है, 1 घंटे के इस बुलेटिन में हम अलग अंदाज में खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। तो हम यही आपसे कहेंगे कि देखिए, आप ऑफिस जाने के लिए थोड़ा व्यस्त होंगे या कुछ लोग किचन में व्यस्त होंगे, आप थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, जैसे कि मेरी सहयोगी इस वक्त कर रही है। और साथ ही साथ ये बुलेटिन जरूर 1 घंटे तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बात करें तो गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। और गर्मी के इस मौसम में देखिए, आग लगने की खबर जो है वो लगातार सुनने को मिल रही है। कोलकाता में ऐसे ही भयानक बताया जा रहा है कि अग्निकांड हुआ है। यहाँ दरअसल एक झुग्गी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पल भर में बताया जा रहा है कि पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि देखिए, किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ममता सरकार के मंत्री भी वहां लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। लोगों का आशियाना जो है वो छिन गया है। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ है, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ एक झुग्गी में रविवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आसपास की बाकी झुग्गियां भी चपेट में आ गई, जिसके बाद आग की लपटें आसमान छूती नजर आई। जानकारी के मुताबिक फाल्गुनी बाजार इलाके में शाम करीब 7:40 बजे आग लगी थी, जो कि फैलती गई और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। इस भीषण अग्निकांड में कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है। मौके पर पहुंचे दमकल सेवा मंत्री सुजीत बोस के मुताबिक जिन लोगों ने अपना घर खोया है, उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। देखिए, कोलकाता की आग तो बुझ गई है, लेकिन समाज में जो नफरत की आग है वो कब बुझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान के टोंक की अगर बात करें तो यहाँ 2 समुदाय आपस में ही भिड़ गए। लगातार ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से हमला करते हुए देखे गए। यहाँ जब पुलिस 2 समुदाय को समझाने के लिए पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। आखिर क्या वजह रही, क्यों 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, क्यों पुलिस पर अटैक किया गया और फिलहाल वहां स्थिति क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के टोंक में 2 समुदाय के बीच मामूली बात को लेकर तनाव पैदा हो गया। इस दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। खुलेआम तलवारें लहराई गई और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पथराव कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौरी मोहल्ला और गुजरों के मोहल्ले के बीच में एक बाइक को चलाने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें 2 गुटों में आपसी तनाव हो गया था। पथराव की घटना भी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो दोनों तरफ अभी समझाइश की गई है, दोनों तरफ शांति है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में आरएसी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।
बवाल की तस्वीर देखिए, परेशान करने वाली होती है। जब भी इस तरीके का बवाल होता है तो नुकसान दोनों ही तरफ के लोगों को होता है, इसीलिए आपसी भाईचारे की जरूरत होती है कि हम लोग मिलजुल कर रहें। हालांकि एक तस्वीर जो गुजरात से सामने आई है वो भी परेशान करने वाली है। आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पलक झपकते जो है मौत हो गई है। दरअसल सूरत में बताया जा रहा है कि 2 मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। ये कैसे हुआ हादसा, क्योंकि इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। गुजरात के सूरत से मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां करंट लगने से एक झटके में 2 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल सूरत के कामरेज में कढ़ाई फैक्ट्री में ये हादसा तब हुआ जब कढ़ाई मशीन का कपड़ा बदलने के लिए मशीन का एक हिस्सा खिड़की से बाहर ले जाने के दौरान हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिसके चलते करंट लगने से दोनों मजदूर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 27 साल के भगवान सिंह और 28 साल के सतीश कुमार के रूप में हुई, जो यूपी के रहने वाले थे। कामरेज पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वाकई में गुजरात से आई ये तस्वीर जो है वो दर्दनाक है। इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों इतने गुस्से में है रेसलर्स, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है। 21 मेडल के विजेता बजरंग पूनिया, 15 मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट, 13 तमगों से भारत का सर ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक। इन सभी खिलाड़ियों की जीत पर भारत गर्व से फूला नहीं समाता, लेकिन आज ये रेसलर कुश्ती के मैट पर नहीं बल्कि अपने हक के लिए जंतर मंतर पर डटे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर धरने पर बैठे, आंसू बहा रहे, इंसाफ मांग रहे। पहलवानों का गुस्सा एक बार फिर सरकार और कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ भड़क उठा है। पहलवानों का आरोप है कि 2 दिन पहले सीपी थाने में उनके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहलवान पहली बार जो है वो धरने पर बैठे हैं। इसके पहले 2.5 महीने पहले की बात करें तब भी पहलवान इसी तरीके से धरने पर बैठे थे। उनकी मांग यही थी कि कुछ महिला पहलवानों ने दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के ऊपर। हालांकि जांच की गई, लेकिन कमेटी को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। बताया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न हुआ हो। अब एक बार फिर से किस तरीके से पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं, गुस्सा उनका शांत नहीं हो रहा है। लड़ाई कहां तक जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। रिपोर्ट दिखाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए, जिनको लेकर 18 जनवरी 2023 को बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी 3 दिन तक धरने पर बैठे। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ बैठक और 2 जांच कमेटियों के गठन के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब विनेश फोगाट ने जांच कमेटी और मंत्रालय तक पर निशाना साधा। 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के सामने आरोप लगाने वाले पहलवानों ने ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप साबित नहीं हो सके। खबर तो यह भी है कि जांच कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। बस खेल मंत्रालय को इसका ऐलान भर करना बाकी है। वहीं खिलाड़ियों का कुछ और ही कहना है। कमेटी में इतने सारे लोग थे, आपकी भी टीम के लोग थे, तो आपको संतुष्टि नहीं हुई कमेटी के पूरे फैसले? नहीं जी, नहीं संतुष्टि हुई। अपने लोग भी अपने नहीं रहे, पता नहीं जी। बस दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 48 घंटे में जवाब मांगा। और प्रीति हमारे साथ है। देखिए राउंड लेकर जो है आ चुकी है। प्रीति, कितना राउंड लिया आपने? देखिए राउंड तो काफी ले लिया है, लेकिन किस तरीके से अगर पहलवानों की बात करें तो पहलवानों का दंगल तो लगातार जारी है, लेकिन इससे के साथ क्योंकि हमारी नजर हर एक खबर पर होती है और ऐसे में 2 मिनट में दिखाएंगे दुनिया की खबरें। वीडियो में देखिए पहाड़ पर 2 मकान बने हुए हैं। पहले 2 मकानों का आगे का हिस्सा गिरता है, फिर देखते ही देखते दोनों बिल्डिंग पीछे खाई में गिर जाती है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो अमेरिका के उटाह से आया। बर्फ पिघलने के बाद दोनों घरों की नींव कमजोर हो गई थी, जो कभी भी गिर सकती थी। स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे को पहले ही भांप लिया था और दोनों घर खाली करवा लिए थे। आग की तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई, जिसने डिज्नीलैंड को अपनी चपेट में ले लिया। एक शो के दौरान पुतले वाले ड्रैगन के मुंह से आग निकलने वाला एक करतब हो रहा था, लेकिन अचानक तेल लीक होने की वजह से आग की तेज लपटें फैलने लगी। दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती तब तक पूरा स्टेज जलकर राख हो चुका था, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों की झांकियां निकाली जा रही हैं। किसी झांकी पर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं तो कहीं बैंड परफॉर्मेंस हो रहा है। तस्वीरें नीदरलैंड्स के नोर्डविस्क शहर से सामने आई, जहां हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में खूबसूरत फूलों की झांकियां निकाली गई। दरअसल नीदरलैंड्स अपने खूबसूरत फूलों के बागों के लिए जाना जाता है और ऐसे में झांकियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। एक कतार में कई बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। तभी नीली गाड़ी के आगे एक साथ कई गाड़ियां रुकती हैं, जिसमें तेजी से नकाबपोश लोग निकलते हैं और नीली गाड़ी की खिड़कियों को तोड़कर किसी का रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर सर्बिया के मिलिट्री ड्रिल की है, जो बाल्कन देशों में बढ़ते तनाव को देखते हुए की गई, और इसमें रूस में बने लड़ाकू विमान और चाइनीज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं, जहां हाथों में झंडा थामे हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इस दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आईं। इजराइल की 75वीं वर्षगांठ समारोह से ठीक पहले लोगों ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है और कहा है कि वो किसी कीमत पर विवादित जुडिशियल रिफॉर्म को नहीं मानेंगे। तो दुनिया की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। इजराइल में किस तरीके से नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट जो है जारी है। भारत की अगर बात करें तो अतीक अशरफ हत्याकांड में से जुड़े जो हमलावर हैं, उनको देखिए किस तरीके से प्रतापगढ़ जेल एक बार फिर से भेजा गया है। देखिए पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में भेजा गया है, लेकिन माना ही जा रहा है कि एक बार फिर से आगे की जांच के लिए इन तीनों ही आरोपियों की पुलिस एक बार फिर से रिमांड ले सकती है। माफिया अतीक अशरफ शूटआउट कांड के आरोपी शूटर सनी, लवलेश और अरुण मौर्य को एक बार फिर से प्रतापगढ़ जेल में भेज दिया गया है। कल शाम को तीनों शूटर की पुलिस रिमांड खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के दौरान पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज एक बार फिर इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो सकती है। इस दौरान एक बार फिर पुलिस इनकी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि पुलिस के आगे सबसे बड़ा सवाल मर्डर के मोटिव को लेकर है। अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को वापस प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये पिछले 5 दिनों से प्रयागराज पुलिस के पास रिमांड पर थे। 6 दिन पहले उन्हें नैनी जेल से इसी जेल में, प्रयागराज के जेल में, प्रतापगढ़ के जेल में उनको ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद से पुलिस ने रिमांड पर लिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस रिमांड के दौरान तीनों आरोपियों ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। कुछ पुख्ता सबूत भी जुटाए गए हैं। इसी के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी।
तो देखिए, एक तरफ तो किस तरीके से शूट आउट कांड के तीनों आरोपी हैं उनको फिर से पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात करें तो अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ऐसे में पुलिस लगातार हर पूरी कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता को पकड़ लिया जाए। लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है कि शाइस्ता आखिरकार है कहाँ। ऐसे में एक बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम एक साथ हो सकते हैं, ऐसी आशंका जो है जताई गई है। अब पुलिस इस तरीके से भी, इस एंगल से भी जांच कर रही है, दबिश भी उस तरीके से दी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है। उमेश पाल मर्डर के बाद से ही पुलिस शाइस्ता के धरपकड़ में जुटी है, लेकिन अब तक शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं चल पाया। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है, लेकिन अब तक हाथ खाली है। उसकी पकड़ के लिए पुलिस ने पहले 50,000 का इनाम रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जा सकता है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हैरानी इस खबर को लेकर है कि अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन एक साथ है और एक जगह पर छिपे हैं। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर एसटीएफ को बड़ा इनपुट मिला है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक साथ हो सकते हैं। पहले चर्चा जोर पकड़ रही थी कि शाइस्ता गुड्डू बमबाज के साथ बांग्लादेश भाग गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम मौजूद है और वो यूपी एसटीएफ को चकमा देने के लिए अपने मददगारों से संपर्क कर अपने मोबाइल को दूसरे गुर्गे को देकर अलग अलग राज्यों में भेज रहा है, ताकि उसकी लोकेशन अलग अलग दिखाई दे। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी एक जगह पर शाइस्ता, आयशा नूरी, उनकी दोनों बेटियां और गुड्डू मुस्लिम हो सकते हैं, मगर ये जगह प्रयागराज से बाहर हो सकती है। तो शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम कहां है, इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक जानकारी जो सामने आई जिस पर यूपी एसटीएफ की टीम जो है ओडिशा पहुंची थी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए, लेकिन एसटीएफ की पकड़ में आता है इससे पहले ही गुड्डू मुस्लिम जो है वहां से फरार हो गया। और देखिए, गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम शायद छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसके बाद अब एसटीएफ पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और नजरें टिका दी है छत्तीसगढ़ पर। रिपोर्ट देखिए आप। माफिया अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है। नई जानकारी सामने आने के बाद से यूपी एसटीएफ एक बार फिर अलर्ट पर है और धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता चला था कि वो ओडिशा में छिपा है, लेकिन एसटीएफ उस तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो वहां से फरार हो गया। पता चला था कि वो ओडिशा के बरगढ़ के भटली इलाके में छिपा है, लेकिन एसटीएफ के दबिश से पहले ही वो भाग खड़ा हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। उस वेरिफिकेशन में लोकल पुलिस ने सहायता की थी। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है एंड इसके वेरिफिकेशन के बाद वो एसटीएफ की टीम वापस चली गई। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के पास सोहेला में मिलने की बात सामने आई है। आशंका ये है कि गुड्डू राज्य के बड़े शहरों में छिपने की बजाय छोटे कस्बाई शहरों में छिप सकता है या उसी रास्ते से भाग सकता है। तो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों फरार है और ऐसे में इस बीच गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का दरअसल एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो वीडियो है ये उमेश पाल मर्डर से 13 दिन पहले का वीडियो है। वीडियो दरअसल बरेली जेल का है, जहां पर गुड्डू मुस्लिम जो है अतीक के अन्य गुर्गों और साथ ही साथ उसके बेटे असद के साथ जो है जेल से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश इसी जेल में जो है रची गई, क्योंकि ठीक इस मीटिंग के 13 दिन बाद जो है उमेश पाल की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। क्या बरेली जेल में रची गई थी उमेश पाल मर्डर की साजिश? ये सवाल इसलिए
क्योंकि बरेली जेल से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर के तार उमेश पाल मर्डर से सीधे तौर पर जुड़े हैं। उमेश पाल की हत्या से पहले 11 फरवरी 2023 का है। इसी दिन अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान और विजय, गुलाम और सदाकत जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेश पाल और उसके गनर का मर्डर कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अतीक का बेटा असद के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम, असद, उस्मान और गुलाम भी है। उमेश पाल मर्डर की वारदात के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में असद और गुलाम को मार गिराया है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो देखिए, माफिया अतीक के गुर्गों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। कुछ तो मारे गए हैं या कुछ को पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है सभी डरे हुए हैं। अतीक भी देखिए मिट्टी में मिल चुका है। अब बारी मुख्तार अंसारी की है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के एक पुराने केस में बताया जा रहा है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुश्किलें इससे बढ़ने वाली है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा के किडनैपिंग और मर्डर मामले में योगी सरकार एक बार फिर से इस फाइल को खोलने जा रही है और इसके लिए बाकायदा साक्ष्य और सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा और कसने वाला है। यूपी की योगी सरकार मुख्तार के खिलाफ नंद किशोर रुंगटा कांड की फाइल फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि केस एक बार फिर से अदालत की चौखट पर पहुंचने वाला है। 90 के दशक में कोयला कारोबार में नंद किशोर रुंगटा की तूती बोला करती थी। कोल किंग के नाम से मशहूर नंद किशोर रुंगटा उन दिनों विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी थे। लेकिन इसी बीच जनवरी साल 1997 में ये खबर आई कि उनका अपहरण कर लिया जाता है और आरोपों के घेरे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी था। कहा यह जाता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने शार्प शूटर अताउर रहमान को डील करने के बहाने नंद किशोर रुंगटा के घर भेजा। अताउर रहमान विजय नाम का एक शख्स कोयला कारोबारी बनकर उनके घर पहुंचता है और किसी बहाने से उनको अपने साथ ले जाता है और तभी उनके अपहरण की खबर आती है। अब इस केस को लेकर योगी सरकार एक बार फिर से हरकत में है। सरकार की कोशिश है कि हाईकोर्ट में केस की मजबूती से पैरवी की जाए और आरोपियों को सजा दिलाई जाए। इसके लिए शासन स्तर से पत्रावली मांगी जा रही है, साथ ही साक्ष्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि योगी सरकार ने अब उन केसों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके साथी बरी हो चुके हैं। और इन्हीं केसों में से एक है हाई प्रोफाइल नंद किशोर रुंगटा कांड। दरअसल नंद किशोर रुंगटा कांड में मुख्तार अंसारी और उसके साथी सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं, लेकिन ये केस एक बार फिर से अदालत की चौखट पे पहुंचने वाला है। इस केस के खुलने के बाद एक बार फिर माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस के आखिर पुलिस से बचने के लिए कैसे बदमाश ने किया एक्शन सीन। और पंजाब का एक पुलिस वाला है जो काफी वायरल हो रहा है। आखिर क्यों, देखिए आप। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो किसी एक्शन मूवी का नहीं है। वीडियो में देखिए, पुलिस की गाड़ी बदमाश की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। तभी बदमाश फिल्मी स्टाइल में ब्रेक मारता है और ट्रेलर के पीछे हिस्से से टकरा के सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और फिर पुलिस के आंखों के सामने रफू चक्कर हो जाता है। इस वीडियो को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। देखिए कैसे बस में लोग लगेज की तरह लदे हुए हैं। बस अचानक ब्रेक मारती है, तभी बस की छत पर बैठे सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसमें कई लोगों को चोट भी आई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और इसे पागलपन बता रहे हैं। वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। वीडियो में देखिए, एक गांव में शादी फंक्शन चल रहा होता है। वहीं कुछ लोग दीवार पर खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। एक लड़का दीवार पर लगे पत्थर के सहारे मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। तभी अचानक दीवार पर लगा एक बड़ा सा पत्थर नीचे खड़े दूल्हे पर गिर जाता है, जिसके बाद दूल्हा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और चीख पुकार मच जाती है। बहुत से लोग हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि चालान से बचने के लिए पहनते हैं।
इस वीडियो को देखिए। एक शख्स ने टोपी नुमा हेलमेट की स्ट्रैप टूट जाने पर उसे सिर पर टिकाए रखने के लिए ऐसा जुगाड़ किया कि पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस अधिकारी ने पहले शख्स के जुगाड़ू हेलमेट को उतारा और फिर उसे एकदम ब्रांड न्यू हेलमेट पहनाकर लोगों का दिल जीत लिया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पंजाब के लुधियाना का है। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। बाघ गायों के झुंड पर अचानक हमला बोल देता है, लेकिन इस बीच उसका शिकार बन जाता है एक बछड़ा। तभी बछड़े की मां अपनी जान की परवाह किए बगैर बाघ से भिड़ जाती है और अपने बच्चे को बाघ के चंगुल से आजाद कर लेती है। वहीं बाघ वहां से भाग खड़ा होता है। वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी जिले का बताया जा रहा है। तो तमाम ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस हमने आपको दिखाया। अब बात भगोड़े अमृतपाल की कर लेते हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 36 दिनों के बाद मोगा के रोडेवाला से उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरीके से देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अमृतपाल से सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इतनी बड़ी साजिश में आखिर वो कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने अमृतपाल का साथ दिया। खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि आज केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल से पूछताछ कर सकती है। रविवार को अमृतपाल सिंह को एक विशेष विमान से पंजाब के बठिंडा से असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर लाया गया और फिर उसे केंद्रीय कारागार ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर देश विरोधी साजिश में जुटा हुआ था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जिस ISI ने अमृतपाल को प्लांट किया था, वो अब अमृतपाल को मरवाना चाहती है। ISI जानती थी कि मरा हुआ अमृतपाल पूरे पंजाब में आग लगा सकता था। तो अमृतपाल पर तो शिकंजा कस दिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में किस तरीके से संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाबालिग की मौत मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि वहां पर धारा 144 लागू करनी पड़े। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और TMC एक बार फिर से आमने सामने हो गई है। अब यहाँ पर इस जो वारदात हुई है उसके पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब और मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस एक्शन में है। अशांत माहौल को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। उसके बाद भी नाबालिग लड़की के मौत के मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जांच में असहयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि आरोपी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों में से हो सकते हैं। जब परिजनों से हमने पूछा कि इस आरोपी को आप कब से जानते हो, तो उनका कहना है कि ये 15-20 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। इससे सीधे सीधे तौर पे स्पष्ट होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हो सकते हैं। ऐसा हमको अंदेशा है। इस तथ्य की जांच होनी चाहिए कि ये आरोपी जावेद जो है, इसका परिवार बांग्लादेश से अवैध रूप से आया घुसपैठिया तो नहीं है। इस बीच इस मामले पर बीजेपी और TMC में वार पलटवार जारी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमूदार पीड़ित परिजनों से मिलने भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी थी। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। TMC ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह बच्चे के शव पर राजनीति कर रही है। तो देखिए, यहाँ कोलकाता में अब पॉलिटिक्स जो है वो जोरों पर है। किस तरीके से बीजेपी और TMC आमने सामने है। उधर महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो वहां भी भूचाल आ गया है। जब से संजय राउत ने शिंदे सरकार पर डेथ वारंट वाला बयान दिया है, उसके बाद से सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। उधर संजय राउत पर बीजेपी ने हमला करते हुए ये कहा है कि संजय राउत दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा दी है। संजय राउत ने दावा किया कि अगले 15-20 दिनों में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिर जाएगी। संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
और कहा है कि वो दिन में हसीन सपने देख रहे हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे गुट के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। दिन दहाड़े वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब केवल मात्र हाथ में पोपट पंछी लेकर सड़कों पर बैठना और लोगों का भविष्य बताना, इतना ही बचा है। क्या आधार पर बयानबाजी कर रहा? खुद की इस महाविकास अघाड़ी में तीनों का एक तरफ बिल्कुल मेल नहीं है। संजय राउत का बयान ऐसे वक्त आया जब एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। हालांकि अजीत पवार ने अटकलों को खारिज किया है। ऐसे में राउत के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। तो महाराष्ट्र में तो चुनाव में अभी थोड़ा समय है, फिलहाल थोड़ा वक्त है, लेकिन अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक पहुंच रहे हैं और जगह जगह पर वो रैली भी करेंगे। जेपी नड्डा के साथ साथ आज अमित शाह भी कर्नाटक में मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन भी करेंगे, रोड शो भी करने वाले हैं। यानी बीजेपी ने पुरजोर कोशिश कर रखी है कर्नाटक चुनाव को लेकर। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में हैं। दोनों नेता अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह आज मैसूर के चामुंडी हिल्स पर मां चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद चामराजनगर में रोड शो और अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चिकबल्लापुर और होसकोटे में रोड शो करेंगे। कर्नाटक एकमात्र ऐसा दक्षिण भारत राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। यही कारण है कि बीजेपी नेता दूसरे कार्यकाल के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैली की शुरुआत करने वाले हैं। वो कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी रैली करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली से पार्टी के मेगा चुनाव अभियान को बूस्ट मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह जो हैं वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। लेकिन बात अगर राहुल गांधी की करें तो वो धुआंधार प्रचार पहले से ही कर्नाटक में कर रहे हैं। बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा। जी हाँ, कर्नाटक के विजयपुरा में दरअसल रैली को संबोधित करते समय राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए आप। कर्नाटक चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने विजयपुरा में रोड शो किया और कांग्रेस के लिए स्थानीय लोगों से वोट देने की अपील की। विजयपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है। पूरा का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए और कहा कि 40% तक कमीशन लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन पत्र बरदरू चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर अमूल नंदनी को भावनात्मक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमूल को कर्नाटक में नंदनी को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, यह शर्मनाक है। तो आगे आपको दिखाएंगे इंटरनेशनल वायरल वीडियोस, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मर्डर से पहले 11 फरवरी को अशरफ से मिलने गया था अतीक का बेटा असद। वीडियो में जेल के अंदर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान नजर आए। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस का एक्शन जारी। कई इलाकों में छापेमारी और सर्च ऑपरेशन। इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की पूरी तैयारी।
भारी सुरक्षा के बीच अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। नेपाल के जरिए पाकिस्तान में अपने आकाओं के पास पहुंचना चाहता था। अमृतपाल को मरवाकर पंजाब में हिंसा करवाना चाहती थी आईएसआई। रात भर से जंतर मंतर पर धरने पर डटे हैं पहलवान। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। बोले जब तक एक्शन नहीं धरना खत्म नहीं। विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। कल कोलकाता में ममता बनर्जी से होगी बातचीत। आज मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रीवा में पंचायती राज दिवस पर 17,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। वहीं तिरुवनंतपुरम में पहले वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। तो सुर्खियां आपने देख ली और अब चलिए इंटरनेशनल वायरल वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कौन से वीडियोस ने सनसनी मचा रखी है। किस तरीके से रेस्टोरेंट में एक कार घुस जाती है, बेकाबू कार, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट के जरिए। वीडियो में देखिए एक शख्स स्कूटी के ऊपर बड़े ही अतरंगी तरीके से लेटकर बच्चे को खिलाते नजर आ रहा है। इस दौरान शख्स जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसका पैर हैंडल में फंस जाता है और स्कूटी के साथ ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस बीच शख्स गिरते गिरते भी बच्चे को प्रोटेक्ट करता है और आखिरकार वो बच्चे को गिरने से बचा ही लेता है। वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। एक युवक कंधे के सहारे 2 डब्बे में पानी लेकर आ रहा है। तभी पीछे से एक शख्स युवक के पीछे नकली अजगर लटका देता है और उसको इशारा करके भाग जाता है। युवक भी अजगर को देख डर के मारे भागने लगता है और सड़क से नीचे गिर जाता है। उसे नहीं पता होता कि सांप नकली है। इस वीडियो को देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक महिला बच्चे के खिलौने के साथ मस्ती करते नजर आ रही है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके साथ खेला हो जाता है। जैसे ही महिला बच्चे के खिलौने के ऊपर खड़ी होती है तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिरती है। यूजर्स वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आजकल हर कोई कुछ अलग और तूफानी करना चाहता है। ये वीडियो देखिए। सड़क पर एक साथ कई गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। उसी बीच में एक शख्स स्टेशन में घुड़सवारी कर रहा है। नजारा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। अगले ही पल घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और शख्स औंधे मुंह बीच सड़क पर चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तभी तेज रफ्तार कार शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि खाना खा रहे लोग हवा में उड़ गए। कार टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 2024 चुनाव में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा लगता नहीं कि जो उन्हें टक्कर दे पाए। सवाल ये भी है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है, एक मंच पर आता है, तो फिर उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा? सवाल बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार देखिए अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। वो विपक्ष को दरअसल एकजुट करना चाहते हैं और यही वजह है कि आज और कल वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने विपक्षी बैठकों से दूरी जो है वो बना रखी है, लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एकजुट होगा। नीतीश की ये कवायद रंग लाएगी। हालांकि मुश्किलें कम नहीं है विपक्ष के सामने। विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोलकाता और लखनऊ जाएंगे। कोलकाता में नीतीश कुमार, सीएम ममता बनर्जी और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के दौरे पर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव और कल बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान विपक्षी दलों को एकजुट करने की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले इसी महीने दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत वामपंथी नेताओं के साथ मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ 2024 में संयुक्त रणनीति को लेकर मंथन किया था। 2024 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, और अगर विपक्ष एकजुट हो भी गया तो मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, नीतीश कुमार पूरी कवायद कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन उनकी ये कवायद कितना रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी मोदी सरने मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें, पटना का भी रुख राहुल गांधी को करना होगा, क्योंकि वहां पर भी हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना है कि क्या दोनों ही कोर्ट से राहुल गांधी को कुछ राहत मिल पाती है या फिर नहीं। मोदी सरने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इससे पहले सजा पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा था। सूरत सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल को राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सूरत के सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। ऐसे में आज राहुल गांधी सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मोदी सरने मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। अगर इस हाईकोर्ट से भी सजा पर रोक नहीं लगी तो वे 2024 में लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वहीं पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि जितने भी मोदी हैं वो चोर हैं। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि सियासी बयानबाजी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंस गए हैं। वैसे बयानबाजी की अगर बात करें तो इस वक्त तेलंगाना में भी खूब जमकर बयानबाजी चल रही है। भाई हो भी कोई ना, क्योंकि इस साल तो तेलंगाना में चुनाव होने हैं। वैसे अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। जमकर उन्होंने वहां पर केसीआर, कांग्रेस और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। जाहिर सी बात है, अमित शाह ने जब हमला बोला तो वैसे ही पीछे कैसे रह सकते थे। सियासी वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने और क्या कुछ जवाब दिया ओवैसी ने, सुनिए जरा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मूड में नजर आ रही है। कैंपेन की स्टीयरिंग खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। रविवार को तेलंगाना में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में भी मोदी का पीएम बनना तय है। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा कि केसीआर की पार्टी बीआरएस का चुनाव चिन्ह कार है और इस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है। जितने भी वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, एक कोई सरकार तेलंगाना में ऐसी नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है। हम यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो देश के विकास को, तेलंगाना के विकास को, आपके विकास को समर्पित हो। वहीं ओवैसी ने ट्वीट कर अमित शाह पर पलटवार किया और कहा गृह मंत्री को बेरोजगारी और महंगाई पर बोलना चाहिए। वहीं रैली में अमित शाह ने कहा कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी तेलंगाना में जीत दर्ज करेगी। इस दौरान तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार बनने पर अवैध मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाएगा। मगर 24 में अगर फुल पिक्चर देखना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो उसके पहले ट्रेलर आता है तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का। बनाएंगे सरकार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक
मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। असद और गुलाम के एनकाउंटर की न्यायिक आयोग द्वारा जांच जो है वो की जाएगी। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की जाएगी, जिसके लिए कमेटी जो है वो बना दी गई है। पूर्व जज राजीव लोचन मेहरोत्रा जांच करेंगे। पूर्व डीजीपी विजय गुप्ता भी न्यायिक आयोग के सदस्य होंगे। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था, असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ था। अब इसकी जांच जो है न्यायिक आयोग द्वारा करवाई जा रही है, जिसके लिए कमेटी का गठन जो है कर दिया गया। आपको बता दें कि कमेटी में पूर्व जज राजीव लोचन मेहरोत्रा जो है वो है, पूर्व डीजीपी विजय गुप्ता भी इस कमेटी के सदस्य हैं और जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। तो असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, न्यायिक जांच आयोग का गठन जो है वो किया गया है। अब आयोग के सदस्य जो हैं वो पूर्व जज राजीव लोचन मेहरोत्रा होंगे, वहीं पूर्व डीजीपी विजय गुप्ता जो है वो भी न्यायिक आयोग के मेंबर हैं और किस तरीके से ये जांच करेंगे, पता करेंगे कि जिस कंडीशन में असद और गुलाम की हत्या की गई थी, एनकाउंटर हुआ था, दरअसल वो आखिर एनकाउंटर उस सिचुएशन में सही था या नहीं, क्या वाकई में दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर उन्होंने गोलियां बरसाई थी। अब इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल इसी खबर के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में।